साथियों, एनवायरमेंटल इशू पूरी ग्लोबल ये समस्या है, ग्लोबल इश्यू है। और इस ग्लोबल इश्यू से आप इस टॉपिक को ऐसा पढ़ना है कि जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज आप इस ग्लोबल में पाए जाते हैं उसके समाधान कैसे करेंगे, इस एनवायरमेंटल इश्यू के बारे में। और इस प्रेजेंटेशन में एनवायरमेंटल इश्यू में पढ़ेंगे कि इस टॉपिक में पढ़ेंगे इसकी इंट्रोडक्शन, और एक कंटेंट पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। मैं सिर्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल आपका स्वागत करता है। मेरे दोस्तों, कि व्हाट इज एनवायरमेंटल इश्यू, ये टॉपिक आपको, ये जो भी एनवायरमेंटल के पोल्यूशन जैसे इश्यूज हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और ऐसे इश्यू पर जो भी स्टडी आप करेंगे, इनकी समस्या जो है एनवायरमेंटल इश्यूज की, इस पर आप रेमेडी क्या है, उपाय क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कैसे कम करेंगे, इस एंगल से आपको ये टॉपिक पढ़ने का है। यहाँ पर क्वेश्चन आराज होता है कि व्हाट इज एनवायरमेंटल इश्यू, पर्यावरणीय मुद्दे कौन से हैं। मित्रों, पहले डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि एनवायरमेंटल इश्यू किसे कहते हैं। आप देखेंगे कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन अर्थ, देखिए कि पृथ्वी पर जो भी, धरती पर जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं, और इस धरती पर जो भी नेचुरल सिस्टम्स होती है, कौन सी, एयर, लैंड, वाटर और सॉइल, ड्यू टू एक्शन ऑफ ह्यूमंस, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कहेंगे ह्यूमंस को, उसे एनवायरमेंटल इश्यू कहते हैं। आगे इन प्यारे दोस्तों डिफिनेशन की बात करते हैं, जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं धरती पर, और धरती की नेचुरल सिस्टम्स, एयर, लैंड, वाटर और सॉइल से नेचुरल सिस्टम बनती है, और उस धरती पर एक्शन हो रही है ह्यूमंस की, तो उसे एनवायरमेंटल इश्यू कहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, इस एनवायरमेंटल इश्यू टॉपिक में कंटेंट्स की बात करते हैं कि पहला कंटेंट है एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। ये पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में सिर्फ एयर पोल्यूशन और इट्स कंट्रोल की बात करेंगे। आगे की वीडियोस में आप पढ़ेंगे कि वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, तीसरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फोर्थ है एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स, फिफ्थ है रेडियो एक्टिव वेस्ट, और सिक्स कंटेंट होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। सेवंथ कंटेंट होगा ओजोन डिप्लीशन इन अ स्ट्रेटोस्फीयर, इसकी भी अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट एट्थ कंटेंट होगा डिग्रेडेशन ऑफ इम्प्रॉपर रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस के बारे में, और लास्ट कंटेंट बनेगा डिफॉरेस्टेशन। साथियों, देखिए कि एनवायरमेंटल इश्यू में, एनवायरमेंट जो इश्यू हो रहा है कि यहाँ पर इम्बैलेंस हो रहा है, और ये इम्बैलेंस किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमंस की वजह से हो रहा है। तो इस एनवायरमेंट का जो भी पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट होगा, एग्रोकेमिकल इफेक्ट्स होंगे, इसके बारे में, इसके रेमेडी के बारे में इस कंटेंट में, या भी पूरे इस टॉपिक में चर्चा करनी है। तो पहले देखेंगे कि मित्रों की एयर पोल्यूशन की इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। मेरे भाई और बहनों, ह्यूमन पॉपुलेशन साइज हैज ग्रोन इनॉर्मसली ओवर द लास्ट 100। बीते 100 साल से आप देखते जा रहे हैं कि ह्यूमन का पॉपुलेशन की साइज इनॉर्मस में बहुत सारी बढ़ रही है। और ये पॉपुलेशन बढ़ने के साथ इसका मतलब क्या होता है कि इंक्रीज इन अ डिमांड ऑफ फूड। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो फूड की डिमांड बढ़ती है, वाटर की डिमांड बढ़ती है, आवास की यानी कि होम की डिमांड बढ़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती है, रोड्स की बढ़ती है, ऑटोमोबाइल्स की बढ़ती है, और न्यूमरस अदर कमोडिटीज यानी कि बेसिक नीड्स की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है। मित्रों देखिए कि ये डिमांड पूरी करने के लिए दीज डिमांड्स आर एक्सर्टिंग ट्रेमेंडस प्रेशर। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो क्या होगा कि प्रेशर कहां पर आएगा, प्रेशर ऑन आवर नेचुरल रिसोर्सेस। साथियों, नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्स की यहां पर आप समझेंगे कि एनी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट दैट कैन यूटिलाइज्ड बाय मैन टू प्रमोट इज अ वेलफेयर दैट इज कंसिडर्ड एज ए नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्स यूज करेंगे मैन, इसलिए ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, तो उसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। एंड आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। जैसे जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ह्यूमन करेंगे, मानव करेगा, तो वहां पोल्यूशन बढ़ेगा। पोल्यूशन कौन सा बढ़ेगा,
एयर का मीन्स हवा का प्रदूषण बढ़ेगा, पानी का प्रदूषण बढ़ेगा और सॉइल का भी पोल्यूशन बढ़ेगा मित्रों। प्यारे साथियों, नेचुरल रिसोर्सेज की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं कि आप पाते हैं कि विंड हो या सोलर हो या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो, नेचुरल रिसोर्स में क्रूड ऑयल आता है, लैंड रिसोर्सेस आते हैं, एनिमल रिसोर्सेस आते हैं, नेचुरल गैस आता है, बहुमूल्य ऐसे मेटल्स, मिनरल्स और रॉक्स भी आते हैं और फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी आते हैं। लेकिन मित्रों यहाँ पर आप को सोचने की यहाँ पर आवश्यकता है। कैसे? जितनी भी नीड्स की डिमांड ह्यूमन की बढ़ रही है और द नीड्स ऑफ आवर इज टू चेक द डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ आवर प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज एंड पोल्यूशन विदाउट हाल्टिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इस लाइन का मतलब मित्रों क्या होता है? समय की मांग है, आज की आवश्यकता है कि डेवलपमेंट प्रोसेस, विकास की प्रक्रिया को बिना रोके, विकास की प्रक्रिया कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन ये बिना रोके हमारे प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि बहुमूल्य नैसर्गिक संसाधनों के डिग्रेडेशन का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेस में गिरावट आना, और एंड डिप्लीशन का मतलब होता है कि नेचुरल रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, कम को रोका जाए। नेचुरल रिसोर्सेस कम होना नहीं चाहिए, और उसी के साथ पोल्यूशन को भी, पोल्यूशन से इस नेचुरल रिसोर्सेस को कैसे बचाया जाए, ये इस लाइन का मीनिंग होता है। आगे देखिए, द नीड ऑफ आवर इज टू चेक द डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ आवर प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेस एंड पोल्यूशन विदाउट हाल्टिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। यह लाइन का ये मतलब होता है मित्रों। आगे देखते हैं साथियों कि पोल्यूशन क्या होता है। पोल्यूशन यहाँ पर डेफिनेशन दी है एनसीईआरटी ने। पोल्यूशन इज एनी डिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किसके कैरेक्टर होते हैं? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक एयर के होते हैं, लैंड के होते हैं, वाटर के होते हैं और सॉइल के भी होते हैं। दोस्तों, ये फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए कि एयर के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आप यहाँ पर आपके लिए स्पेशली दिया है कि एयर को स्पेस होता है, मास होता है, हीट होती है, प्रेशर होता है और एयर को अल्टीट्यूड भी होती है। अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, ये फिजिकल कैरेक्टर। केमिकल कैरेक्टर की बात करेंगे, एयर में कई गैसेस पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये एयर में पाया जाता है। और बायोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे बैक्टीरिया, कई फंगल स्पोर भी होंगे। ये हुई बात फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ किसकी? एयर की हो रही। और बात करते हैं लैंड की यानी कि सॉइल की। तो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सॉइल का टेक्सचर होता है, स्ट्रक्चर होता है, सॉइल का कलर होता है, पोरोसिटी होती है, परमेबिलिटी होती है। बात करेंगे सॉइल के केमिकल प्रॉपर्टीज की, पीएच वैल्यू होता है, ह्यूमस होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स भी होते हैं मित्रों। और बायोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करेंगे कि सॉइल के अंदर कई ऐसे बैक्टीरिया और फंगल स्पोर्स भी पाए जाते हैं मित्रों। वाटर की बात करेंगे कि फिजिकल कैरेक्टर टेम्परेचर, टर्बिडिटी वाटर के होते हैं। केमिकल कैरेक्टर की बात करते हैं तो पीएच, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, उसे डीओ कहते हैं, बीओडी, डीओ कहीं आप नेक्स्ट टॉपिक में कहीं पढ़ेंगे। और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो यहाँ पर वाटर में कई यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, अल्गी, फंगी, ब्लू ग्रीन अल्गी और फाइटोप्लैंक्टन। ये सभी के ये कैरेक्टरिस्टिक में अनडिजायरेबल चेंज होता है। क्या होता है? अनडिजायरेबल चेंज यानी कि अनिष्ट बदल होता है, अवांछनीय चेंज होता है। ये वही बात पोल्यूशन की डेफिनेशन की। पोल्यूशन दैट इज नथिंग बट एन अनडिजायरेबल चेंज इन अ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल की। इस टॉपिक को आपको रेमेडी के दृष्टिकोण से पढ़ना है मित्रों। प्यारे दोस्तों, जो भी पोल्यूशन के एजेंट्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं दैट ब्रिंग अबाउट सच एन अनडिजायरेबल चेंज, जो भी अवांछनीय या अनिष्ट चेंज करते हैं, बदल करते हैं, उसे पोल्यूटेंट्स कहते हैं। याद रखिए प्यारे दोस्तों कि पोल्यूटेंट्स यानी कि सब्सटेंसेस दैट ब्रिंग अबाउट सच अनडिजायरेबल चेंज, कहां पर? एयर, लैंड, वाटर और सॉइल में, उसे पोल्यूटेंट्स कहते हैं, यानी कि पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स। पोल्यूटेंट्स का मतलब क्या होता है? पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स। मित्रों, इन ऑर्डर टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो भी एनवायरमेंट का पोल्यूशन होता है, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने एक हैज पास्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। कहां, कौन सी साल में? 1986 में। ये एक पर्यावरण
संरक्षण का कानून पास किया है संसद में, टू प्रोटेक्ट, किस लिए? प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। जो भी एनवायरमेंट के क्वालिटी कहते हैं एयर, वाटर और सॉइल की, उन्हें बचाने के लिए, उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक 1986 में एक कानून बनाया एयर, वाटर और पोल्यूशन के बारे में। साथियों, आगे यहाँ पर बात करेंगे कि एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। एयर पोल्यूशन और इट्स कंट्रोल में आप जानेंगे कि वी आर डिपेंड ऑन एयर फॉर, किस लिए? अवर रेस्पिरेटरी नीड्स। रेस्पिरेटरी नीड्स क्या होती है? रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, और ये रेस्पिरेशन सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया, फंगी, अलगी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उनके सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए रेस्पिरेशन होना जरूरी होता है। और रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, कैसे? फूड से रिलीज होती है, और इस फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और जो भी आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, और उसके साथ आप जानते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी मॉलिक्यूल, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो भी एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। और उसे इसलिए आप या हमें वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर फॉर आवर रेस्पिरेटरी नीड्स कहेंगे। साथियों, एयर पोल्यूटेंट्स यानी कि एयर को पोल्यूट करने वाले एजेंट्स क्या करते हैं? कॉजेस इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि एयर पोल्यूटेंट सिर्फ ह्यूमन को इंजुरी कॉज करते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंजुरी कॉज करते हैं। और ये एयर पोल्यूटेंट्स दे रिड्यूस ग्रोथ। क्या इनका इंपैक्ट होता है? एयर पोल्यूटेंट्स, कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स आप जानेंगे कि पार्टिकुलेट मैटर, ग्राउंड लेवल का ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2, वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सभी ये कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स पाते जाते हैं। और ये एयर पोल्यूटेंट्स रिड्यूस करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की पहले ग्रोथ, प्लांट की यील्ड यानी कि यील्ड ऑफ क्रॉप की यील्ड, और कॉज करते हैं प्री मैच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्री मैच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स भी करते हैं। यदि प्री मैच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स होती है तो यील्ड आपको नहीं मिलेगा प्लांट से। साथियों, एयर पोल्यूटेंट्स आल्सो डेलीटेरियसली अफेक्ट, डेलीटेरियसली यानी कि हानिकारक होते हैं। क्या अफेक्ट करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन की जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है उनको अफेक्ट करते हैं। एंड नॉट ओनली ह्यूमन बट ऑल एनिमल्स की रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करते हैं? डेलीटेरियसली अफेक्ट करते हैं ये एयर पोल्यूटेंट्स। कौन से? जो कार्बन मोनोऑक्साइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हार्मफुल गैसेस कहेंगे। भाइयों और बहनों, हार्मफुल इफेक्ट्स डिपेंड ऑन, कैसे डिपेंड्स होते हैं? हार्मफुल किस पर डिपेंड होते हैं? जो भी एयर पोल्यूटेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, एक्सपोजर ऑफ, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, मतलब इस एयर पोल्यूटेंट्स में आप कितने संसर्ग में रहते हैं, कितने समय उनके साथ आप गुजारते हैं। एंड ऑर्गेनिज्म, ये एयर पोल्यूटेंट्स हार्मफुल इफेक्ट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट, 3 मुद्दे हैं यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड ऑर्गेनिज्म, किस टाइप का वो ऑर्गेनिज्म है। साथियों, स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, देखिए कि धुएं की नाल कहेंगे, थर्मल पावर प्लांट्स जहां पर कोयले से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, उसे उस थर्मल पावर प्लांट की स्मोक स्टैक्स। और दूसरा स्मेल्टर्स, ये याद रखिए, स्मेल्टर्स मतलब क्या होता है? स्मेल्टिंग एक प्रोसेस होती है, मेटल ऑब्टेन करते हैं, धातु ये आप ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, आइदर एज द एलिमेंट्स, कई एलिमेंट से, एज ए सिंपल कंपाउंड से, फ्रॉम इट्स ओर से, मतलब ओर यानी कि कच्ची धातु का पत्थर से कई आप मेटल ऑब्टेन करते हो, और इस कच्ची धातु का पत्थर को आप हीटिंग करते हैं। और हीटिंग कैसे करते हैं? बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर, ऑर्डिनरीली इन दिस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कौन से होते हैं मित्रों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे एयर होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट कोक यानी कि कोयला होता है, तो उनमें स्मेल्टर्स कहते हैं, यानी कि ये प्रोसेस मेटल ऑब्टेन करने की प्रोसेस उसे। एंड अदर इंडस्ट्रीज, कई दूसरी इंडस्ट्रीज होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, ये दूसरी कई और केमिकल इंडस्ट्रीज होती है। इस इंडस्ट्री से रिलीज होता है पर्टिकुलेट एंड गैसियस एयर पोल्यूटेंट। साथियों, पर्टिकुलेट और गैसियस पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? दोनों भी। पर्टिकुलेट इसका मतलब समझेंगे, पर्टिकुलेट एंड गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स
टुगेदर, एक साथ रिलीज होते हैं, इसके साथ भी ये हार्मफुल कहेंगे उसे, उसके साथ हार्मलेस गैसेस कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी रिलीज होते हैं। कहाँ से, जो भी थर्मल पावर प्लांट्स की स्मोक स्टैक्स होती है, स्मेल्टर्स मतलब यानी कि मेटल जहां पर भी कच्ची धातु से ऑब्टेन करते हैं उस इंडस्ट्री को कहेंगे। तो ये वही बात स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट और स्मेल्टर्स जहां पर आप मेटल ऑब्टेन करते हैं। साथियों, जो भी स्मोक स्टैक्स को आप कहेंगे चिमनी कहते हैं, फैक्ट्री की चिमनी, उसके साथ और स्मेल्टर्स के साथ जो भी पोल्यूटेंट्स ये प्राप्त होते हैं, रिलीज होते हैं, दैट मस्ट बी सेपरेट करना चाहिए, उन्हें पोल्यूटेंट्स को फिल्टर करना चाहिए आउट बिफोर रिलीजिंग द हार्मलेस गैसेस इनटू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस नहीं, हार्मलेस गैसेस रिलीज होनी चाहिए। और इस हार्मफुल पोल्यूटेंट्स गैसेस हो या कई प्यारे दोस्तों कई पर्टिकुलेट मैटर हो, उनको क्या होना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। चेंज इन एयर इज नॉट रिवर्सिबल। मित्रों, एयर पोल्यूशन की जब बात करते हैं तो जो भी रिवर्सिबल चेंज नहीं होता, देयरफॉर एयर पोल्यूशन इज अ केमिकल चेंज। याद रखना, जो भी एयर पोल्यूशन होता है वो केमिकल चेंज होता है। आगे बात करते हैं साथियों कि इसके पहले मैंने कहा है कि पोल्यूटेंट्स जो भी होते हैं, पर्टिकुलेट मैटर हो या गैसियस पोल्यूटेंट्स हो, तो उन्हें रोकने के लिए कई आपके साथ साधन होते हैं। पहला साधन है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। दोस्तों, देयर आर सेवरल वेज ऑफ रिमूविंग पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर किसे कहते हैं? पर्टिकुलेट मैटर ये क्या होता है कि सम ऑफ कई सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंड होते हैं एयर में, हवा में, मेनी ऑफ विच आर हजार्डस, यानी कि घातक हो सकते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हजार्डस होते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है और ये इंक्लूड करता है, पर्टिकुलेट मैटर में क्या होता है, कई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी होते हैं। कौन से? डस्ट पार्टिकल, पोलन पार्टिकल, सूट होती है, स्मोक होता है, कई लिक्विड हार्मफुल ड्रॉपलेट्स भी होते हैं। और इनको थर्मल पावर प्लांट्स में आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये हार्मफुल गैसेस को सेपरेट करता है। यहाँ पर क्या लिखा है? देयर आर सेवरल वेज टू रिमूविंग पर्टिकुलेट मैटर की मतलब आपने जान लिया है मित्रों। द मोस्ट वाइडली यूज्ड थर्मल पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इस फिगर में देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है थर्मल पावर प्लांट। इनमें ये पर्टिकुलेट मैटर विच कैन रिमूव ओवर कितना प्रतिशत? 99% पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट होता है इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट। जो भी थर्मल पावर प्लांट की चिमनी होती है वहां से 99% पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट होता है। और ये आगे क्या लिखा है कि इट हैज, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड वायर्स होते हैं। इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि क्या लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वायर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वायर्स नेगेटिवली चार्ज्ड वायर्स होते हैं और ये वायर्स आर मेंटेन करते हैं एट सेवरल 1000 वोल्ट्स which produce a corona that release electron। जब इलेक्ट्रॉन वायर से मेंटेन करते हैं 1000 वोल्ट्स का करंट और ये प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, कोरोना एट रिलीज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये देखिए यहाँ डिस्चार्ज ऑफ कोरोना यानी कि कोई डिसीज की बात नहीं चल रही मित्रों। आगे क्या लिखा है, जो भी दीज इलेक्ट्रॉन अटैच कहां पर, यहां पर आप देखेंगे कि डर्टी एयर पास हो रही है और ये डर्टी एयर यानी कि टू डस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन अटैच होंगे और गिविंग देम अ नेगेटिव चार्ज। उन्हें नेगेटिव चार्ज मिलेगा ये डर्टी एयर के पार्टिकल्स को। अच्छी तरह से समझ लेना मित्रों। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को यहाँ पर क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ प्लेट ग्राउंडेड किए जाते हैं। मतलब यहाँ पर कलेक्टिंग प्लेट्स एक ग्राउंडेड की जाती है एंड अट्रैक्ट द चार्ज डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल का जो भी चार्ज होता है उनको ये कलेक्शन प्लेट अट्रैक्ट करती है डस्ट पार्टिकल को। और द वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन प्लेट्स, एयर और प्लेट्स के बीच में जो भी वेलोसिटी होगी, बी ए लो इनफ टू अलो द डस्ट टू फॉल। और इस कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड जो भी होती है, डस्ट फॉल होती है, देखिए। और मित्रों आगे क्या लिखा है, ये बात हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की।
डर्टी एयर पास होगी। डर्टी एयर पास होने के बाद नेगेटिवली चार्ज वायर लगेगा और ये डिस्चार्ज कोरोना वहां से बनेगा और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो भी होते हैं वो कलेक्शन प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और पूरे डस्ट पार्टिकल कलेक्शन प्लेट की तरफ जमा होंगे। आगे वाली जो भी एयर निकलेगी वो क्लीन एयर निकलेगी। साथियों, प्यारे दोस्तों, भारत में इन इंडिया द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, हवा का प्रदूषण और उनका नियंत्रण कानून एक्ट केम इनटू द फोर्स कौन सी साल में? 1981 में। हवा प्रदूषण का नियंत्रण कानून 1981 में ये इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन बट इनमें अमेंडमेंट हुई कहाँ? कौन सी साल में? 1987 में। इसलिए एयर पोल्यूशन में एक बात इंक्लूड की, नॉइज यानी कि घोंघाट, गर्दी, नॉइज एज एन एयर पोल्यूटेंट, जो भी आवाज का प्रदूषण होता है। 1987 में उसे आवाज के प्रदूषण को इंक्लूड किया। एक्चुअली कानून पास हुआ पार्लियामेंट में 1981 में। उसके बाद 6 साल में आवाज का प्रदूषण जो भी होता है वो उनमें इंक्लूड किया। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे स्कर्बर की। ये स्कर्बर क्या होता है? स्कर्बर इस डायग्राम में देखिए, क्या देखते हैं आप? स्कर्बर कैन रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। साथियों, नॉट ओनली सल्फर डाइऑक्साइड, हार्मफुल जो भी गैसेस होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, अमोनिया भी होता है, कई क्लोराइड्स भी होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है कि स्कर्बर कैन रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। और स्कर्बर क्या करता है कि इन स्कर्बर में, इस डायग्राम में देखिए कि इन स्कर्बर द एग्जॉस्ट इज अ पास्ड थ्रू कैसे पास होता है? थ्रू एग्जॉस्ट इज अ पास्ड थ्रू ए स्प्रे ऑफ वाटर एंड लाइट। देखिए, डर्टी एयर जो भी इंडस्ट्री से निकलेगी, डर्टी एयर में क्या होता है? कई साथियों डस्ट, सूट और स्मोक और लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी पाए जाते हैं और ये हार्मफुल डस्ट, सूट, स्मोक और लिक्विड ड्रॉपलेट्स को रिमूव करना चाहिए। और स्कर्बर में सिर्फ गैसेस के लिए होता है, हार्मफुल गैसेस मैंने आपको कहा है, SO2 जैसा गैस, अमोनिया, क्लोराइड्स, ये गैसेस। स्कर्बर में द एग्जॉस्ट पास्ड थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर और लाइट। इस डायग्राम में देखिए कि आपको डर्टी एयर और डर्टी एयर में डस्ट, सूट, स्मोक और लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं, पास करते हैं और एक तरफ वाटर और लाइम का स्प्रे किया जाता है। मित्रों, सल्फर डाइऑक्साइड और लाइम उससे केमिकल रिएक्शन से कैल्शियम सल्फेट बनेगा। रिसेंटली वी हैव रियलाइज्ड द डेंजर्स ऑफ पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर बहुत घातक है और पर्टिकुलेट मैटर में वेरी स्मॉल एंड पार्टिकल पाए जाते हैं गैसेस के। दे आर नॉट रिमूव्ड बाय दिस प्रेसिपिटेटर्स। ये स्कर्बर से रिमूव नहीं होते। साथियों, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, पर्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस इन डायमीटर होती है। ये पर्टिकुलेट मैटर रिमूव नहीं होता स्कर्बर से, और ये जब रिमूव नहीं होता तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। मानव की हेल्थ को ये हार्मफुल होते हैं, जिसकी साइज लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर होती है। इन्हें भी स्कर्बर से रिमूव किया जाता है। साथियों, SO2 ऑक्सीडाइजिंग इनटू कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फाइड कंपोनेंट में होता है और ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि दीज फाइन पार्टिकल, जो पार्टिकल लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर होते हैं, ये पर्टिकुलर मैटर के पार्टिकल होते हैं। जब ह्यूमन इनहेल करता है डीप इनटू लंग्स, ह्यूमन की फेफड़ों में इनहेल करता है, श्वसन करता है, तो इससे कॉज होता है किसका? ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। ब्रीदम यानी कि श्वसन लेने के लिए कोई हार्मफुल इफेक्ट, इनके सिम्टम्स हों, इरिटेशन होगा लंग्स का, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आएंगी लंग्स पर, डैमेज होंगे लंग्स, और कई जैसे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी प्री मैच्योर डेथ भी होगी। मित्रों, ये हुई बात
किसकी, पर्टिकुलेट मैटर्स की स्कर्बर से रिमूव करते हैं, और ये स्कर्बर महत्वपूर्ण होता है। इस प्रेजेंटेशन को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।